जय हिंद फ्रेंड्स। तो सभी को सेंसर क्लासेस में स्वागत है। आज लेकर आए हैं फिजिक्स का एक और वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, दूसरा सीखेंगे गोलीय सतह से अपवर्तन, नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग किरचॉफ के नियम को लिखकर व्हाइट-स्टोन ब्रिज में संतुलन की शर्त को कैसे सत्यापित करते हैं, और रेडियो धर्मीयता में क्षय नियतांक में n बराबर n0 इंटू e के पावर माइनस लैम्डा टी कैसे होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, अब यहां पर समझना है लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या मिल गया। आपका एक लेंस लेना है। अब यहाँ पे लेंस नाम दे दिए। अब ये जो सिंपल पार्ट कट करते हैं हम लोग, और ये जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस कट करता है प्रधान अक्ष, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। ये आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश की केंद्र से जो बाईं ओर दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, और जो दाईं ओर की दूरियां होती है वो धनात्मक होती है। इसका आगे उपयोग आएगा। अब समझना है कि प्रधान अक्ष के इस लेंस के प्रधान अक्ष के ओ बिंदु पर हमने क्या ले लिया, एक वस्तु ले लिया है जहां से चलने वाली किरणें इस सतह से अपवर्तन के बाद इस आई बिंदु पर मिलती है। जो सतह इस लेंस में दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब ये जो हमारा इमेज बन रहा है किसके लिए, पार्ट 1 के लिए, यहां पर लिख दे रहे हैं ये इमेज बनता है सतह 1 के लिए। लेकिन यही जो प्रतिबिंब है वो सतह 2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। यहीं पर इसका पूरा खेला है जी। इसी दो पॉइंट को समझना है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि किसमें क्या ले। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये इमेज भी बन रहा है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अर्थात यहां से यहां तक की जो दूरियां है भी, ये प्रतिबिंब भी बनेगी और वस्तु भी बनेगी। ये पार्ट समझ लिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब कहता है कि भी जो है किसके लिए काम करेगा, तो भी कहता है पार्ट 1 के लिए काम करेगा, और ये यू के जैसा काम करेगा किसके लिए, पार्ट 2 का, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I1 बिंदु पर बनता है। इसी पार्ट को लिखा गया है। अगर समझ में आ गया फिगर तो समझ लीजिए। माना कि एक लेंस है जिसके प्रधान अक्ष के ओ बिंदु पर एक वस्तु को रख दिए जिससे चलने वाली किरण सतह 1 से अपवर्तन के बाद I बिंदु पर मिलती है। जो सतह 1 के लिए किसका काम करती है, प्रतिबिंब का कार्य करती है, और सतह 2 के लिए वस्तु का कार्य करती है। सतह 2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, जिसका अंतिम प्रतिबिंब जो है I' बिंदु पर बनता है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे समझना है। आप लोग को पढ़े होंगे गोलीय सतह में अपवर्तन। तो अपवर्तन में हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़े थे उसमें, आप लोग को याद आ रहा है, गोलीय सतह में उसमें अवतल भाग के लिए और उत्तल भाग के लिए अपवर्तन पढ़े होंगे। ऑप्टिक्स में मिला होगा μ2 बट्टा भी माइनस μ1 बट्टा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा r। ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगला कॉन्सेप्ट आपका यही आ रहा है, गोलीय सतह से अपवर्तन। ये देखिए, ये दूसरे माध्यम में लेते हैं प्रतिबिंब दूरी, पहले माध्यम में वस्तु दूरी बराबर दूसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम बट्टा जो है वक्रता त्रिज्या। तब यहां पर समझना है कि इसमें जो दो पार्ट मिले, पार्ट ए, तो इसका जो कर्वेचर जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका रेडियस ले लिए r1, और इस पार्ट का इधर जाएगा तो इसका रेडियस ले लिए r2। अब देखिए हम लिखे क्या है जो समझिए। यहां पर आ गया दूसरा माध्यम, तो इसके आगे लेते हैं दूसरा माध्यम बट्टा प्रतिबिंब दूरी, तो इसका प्रतिबिंब दूरी भी हो गया, ले लिए भी, माइनस पहला माध्यम बटा वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी कितना हो गया u बराबर क्या कहता है μ2 माइनस μ1 बट्टा में वक्रता त्रिज्या। तो पहले माध्यम का वक्रता त्रिज्या कितना है r1, तो μ2 माइनस μ1 बट्टा r1 हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट।
यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए सेकंड पार्ट के लिए, ये आ गया पार्ट 1 के लिए। अब आते हैं पार्ट 2 के लिए। तो इसी पार्ट 2 के लिए आ जाएगा, तो इसमें चले थे तो इसका माध्यम पहले लिए थे, इस पार्ट में आएंगे तो इसका माध्यम पहले लेंगे। तो ले लिया म्यू1 बट्टा प्रतिबिंब दूरी लेते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी क्या आ गया भी डैश माइनस क्या आया था वस्तु दूरी, तो म्यू2 बट्टा वस्तु दूरी कौन हो गया, तो वस्तु का काम तो ये कर रहा है, तो हो जाएगा भी बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा में, और दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए जोड़ेंगे तो ये जो म्यू2 बट्टा भी जो पार्ट है ये कट जाएगा, ऐसा आपको काटना नहीं है, ये अभी आपको दिखा दे रहे हैं सिर्फ। तो बचेगा कौन सा पार्ट म्यू1 बट्टा भी, क्या बच रहा है म्यू1 बट्टा भी, आपको मिल रहा है क्या म्यू1 बट्टा भी, ये पार्ट माइनस में बच रहा है म्यू1 बट्टा यू बराबर क्या हुआ, इधर दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो इसमें देखिए कि म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा r1 में और म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा r2 में, इस दोनों में कुछ टर्म जो है हमारा कॉमन है। क्या कॉमन है आपको, इस टर्म में कॉमन है म्यू2 माइनस म्यू1, यहां तक क्लियर है आपको। तो म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन ले लेंगे तो इस भाग से बचेगा 1 बट्टा r1, क्या बच जाएगा 1 बट्टा में, और इस पार्ट को आप करिएगा तो प्लस में करोगे, और r2 देखो r2 इस भाग का जो बकराता त्रिज्या इधर है तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, तो इसीलिए इसको हम कर लेंगे माइनस में 1 बट्टा r2, क्यों, क्योंकि r2 जो है वो निगेटिव हो जाएगा बिकॉज इट इज लेफ्ट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक क्लियर हो गया टर। अब क्या कर लोगे यहां से, तो अब देखो म्यू1 आपका कॉमन आ गया, म्यू1 दोनों से तो 1 बट्टा भी, यहाँ पर भी डैश आपका है भी डैश ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस में 1 बट्टा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1 बट्टा में r1 माइनस 1 बट्टा r2 कर लोगे। अब देखो ये प्रतिबिंब दूरी माइनस वस्तु दूरी क्या सा फॉर्मूला हो जाता है, तो आपका बन जाएगा 1 बट्टा में एफ बराबर म्यू2 माइनस म्यू1, यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा में r2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 बट्टा एफ यहाँ तक तो टर्म आ गया, इसी टर्म को यहाँ पर लिखा गया है। अब इस टर्म में समझेंगे 1 बट्टा एफ हम लेते हैं तो म्यू1 कहाँ चला जाएगा भाग में, म्यू1 जाएगा भाग में तो हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1, और बट्टा में आ गया म्यू1, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r2। देखो म्यू1 दोनों को अलग अलग तोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा, और इसके साथ में तोड़ेगा तो म्यू1 से म्यू1 हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा बच जाएगा 1, तो हो गया 1 बट्टा एफ बराबर म्यू2 बट्टा म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r2। कहीं कहीं इसी टर्म को आंसर में आपको देता है, इस प्रकार से दे देगा 1 बट्टा एफ बराबर म्यू2 1, या यहाँ दे दे 2 म्यू1 माइनस 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r2, इस प्रकार के टर्मोलॉजी करके आपको चेंज कर सकता है। तो ये लेंस ब्रेकर फॉर्मूला आपका सत्यापित हुआ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, गोलीय सतह से अपवर्तन, तो उसमें भी सेम तरीके से चलते हैं गाइज। अब ध्यान देना है कि फिगर बनाने आपको आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट का जड़ जो है वो फिगर में है। ऑप्टिक्स में जो भी पार्ट आपका है उस कॉन्सेप्ट की पूरी जड़ें किसमें है, फिगर में छुपी हुई है। अब यहां पर समझना है जो देखिए पेन पेपर लेकर आप बैठे होंगे, नहीं बैठे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, कहीं परीक्षा में आपको वहां सुनाना नहीं है, वहां पर लिख कर आना है, तो अभ्यास आपका होते रहेगा। गोलीय सतह से अपवर्तन दूसरा क्वेश्चन है, तो हम ले लेते हैं अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन। सतह कहा है यहाँ पर, दर्पण नहीं कह रहा है, ये ध्यान देना है। गोलीय सतह दर्पण नहीं बना दीजिएगा, आपको सिर्फ सतह बनाना है। तो अवतल कहा, तो अवतल में आप पढ़े थे कि इस प्रकार का फिगर होता है। अगर इस पार्ट को हम रख दे
और प्रकाश का अपवर्तन इसको अंदर की सतह से हो तो ये हो जाएगा अवतल। तो इस प्रकार से ले लेते हैं। अब इस पार्ट में इसको आप इस प्रकार से डिजाइन भी कर सकते हैं देखने के लिए कि ताकि अच्छे लगे। इस ले लिया हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। ये जो पॉइंट कट गया इसको मान लेते हैं पोल। अब इधर से है, इधर पर हम ले लेते हैं इसका सेंटर। क्या ले लिए? सेंटर। अब इधर कहीं पर हम रख लेते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहां से ये किरण, इधर का माध्यम है μ1, इधर का माध्यम है μ2, इधर का माध्यम μ1 और μ2। अब कहता है कि यदि μ1 ग्रेटर देन μ2 हो, μ1 ग्रेटर देन μ2, तो ग्रेटर वाला क्या हो जाएगा? इस सघन हो जाएगा और ये आपका विरल बन जाएगा। अब पढ़े थे जो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो क्या बन जाता है? सघन माध्यम। जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो होता है विरल माध्यम। आपको याद होगी। आइए सीखते हैं आगे। इस ऑब्जेक्ट को अब यहां से जो किरण चलेगी इस प्रकार से, अब यहां के बाद क्या होगा तो आपको पता नहीं चला। सी से एक नॉर्मल डाल लीजिए। अब ये किरण जाना चाहती है सीधे। अब देखिए सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटेगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये पीछे की ओर आते हुए प्रतीत होगा। तो यहां पर बन गया इसका इमेज। नाम दे सकते हैं सतह का MN, हमने नाम रख ले लिया। ये हमारा जो है, या यहाँ पर AB नाम रख लीजिए, AB। क्लियर है? एन हम क्या डाल लिए हैं? अभिलंब। इस डायरेक्शन को जो है O से किरण चला, इस वाले पॉइंट पर आया, M पॉइंट पे आया और M से इस Q की डायरेक्शन में क्या होता है? डेविएट हो जाता है यहां से। अब देखिए पढ़े हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो यहां से ये जो कोण बनाएगा इसके साथ ये हो जाएगा I, और ये है हमारा जो है अपवर्तित किरण प्रतीत हुआ। अपवर्तित और अभिलंब के बीच ये कोण बनेगा R। मान लीजिए इसके साथ कौन है? अल्फा, इसके साथ है बीटा और इसके साथ है गामा। ये पार्ट समझ में आ गया? तो यहां तक समझ में आ गया आपको। तो फिगर को ड्रा अच्छे से कर लीजिए आप। अब समझना है यहां पर लिखेंगे कैसे। अगर लिखना है हमको माना कि, तो ये भी लिख लेंगे कि माना कि AB एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। अवतल गोलीय पृष्ठ है। कर लिए। जिसके प्रधान अक्ष के, क्या कर सकते हैं? जिसके बाईं ओर का लिख लीजिए पहले। जिसके बाईं ओर का अपवर्तनांक, जिसके बाईं ओर का अपवर्तनांक क्या माने हैं? μ1 है, तथा दाईं ओर का अपवर्तनांक, दाईं ओर का अपवर्तनांक कितना मान लिए? μ2 है, तथा प्रधान अक्ष के किस बिंदु पे? O बिंदु पे। प्रधान अक्ष के O बिंदु पर एक वस्तु रखा गया है, जहां से चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है? MQ के दिशा में अपवर्तित हो जाती है। देखिए लिख दिए, MQ की दिशा में अपवर्तित हो जाती है तथा पीछे की ओर बढ़ाने पर किस बिंदु पे? I बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहां तक कर लिए।
फिर देख सकते हैं कि माना कि तथा इसका आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। अब जो है ऑब्जेक्ट के साथ और यहाँ पर इसके साथ जो कोण बन रहा है वो अल्फा है, प्रतिबिंब के साथ जो कोण बन रहा है वो बीटा है, प्रकाश की केंद्र के साथ जो कोण बन रहा है वो गामा है। इतना तो आप कर सकते हैं। तो ये टर्म हो गया, आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चले आगे हम लोग देखेंगे अब इस पार्ट को सोल्व कैसे करना है। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए अब आ जाइए, आपको त्रिभुज का ज्ञान होना जरूरी है। अब पढ़े होंगे त्रिभुज में जो तीनों कोण होती है वो 180 होती है, और ये जो त्रिभुज का हो गया ये बहिष कोण हो गया, और ये जो कोण हो गया ये अंतः कोण हो गया। तब पढ़े होंगे आप लोग कि त्रिभुज का बहिष्य कोण जो होता है वो अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये तो पढ़ लिए होंगे आप लोग। इसमें आप ये भी ले सकते हैं कि आप किसको से स्नेल के नियम से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, स्नेल का नियम से म्यू बराबर म्यू, तो यहां हो जाएगा म्यू टू बट्टा म्यू वन बराबर साइन आई बट्टा में साइन आर। ये हो जाएगा साइन आई बट्टा में साइन आर। इसका उपयोग अभी नहीं आएगा, आगे देखिए। अब इसमें चलेंगे हम लोग। क्लियर है? ये तो स्नेल का नियम पढ़े हैं जी कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस टर्म को समझ लेना है। आगे देखिए, चलिए अब आगे देखना है। हम लोग देख लिए स्नेल का नियम, देख लिए कि म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर बनता है। तो यहाँ पर दो माध्यम मिल गया है, म्यू टू और म्यू वन, इसीलिए आ जाएगा कि म्यू टू बट्टा म्यू वन बराबर साइन आई बट्टा में साइन आर का, इधर से आपतन कोण हो गया, म्यू टू के लिए अपवर्तन कोण हो गया, दोनों को हम लोग क्या कर लिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। कहता है आगे कि यदि कोण बहुत छोटा हो तो साइन आई जो है वो आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। जब साइन आई के बराबर और साइन आर के बराबर, तो इसका वैल्यू रख लेंगे इसमें, तो क्या मिल जाएगा, म्यू टू बटा म्यू वन बराबर आई बटा में आर मिल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो म्यू वन मल्टीप्लाई आई इक्वल टू म्यू टू मल्टीप्लाई आर, इक्वेशन फर्स्ट। अब चले जाते हैं हम लोग ट्रायंगल ओ एम सी में। अब देखिए ये जो कोण है ये बाहर का है, तो ये बहिष्कोण हो गया। तो गामा बराबर मिल जाएगा अल्फा प्लस आई, तो अल्फा प्लस आई मिल गया। इसी निकाल लेंगे आई बराबर, तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ये हो गया। और इसका वैल्यू रख लेंगे फर्स्ट में। दूसरे टर्म आते हैं कि अब त्रिभुज, कहां चले जाओगे, अब त्रिभुज आई एम सी में, तो यहां पर भी गामा आ रहा है, और इसके साथ जो कोण बना है ये आर हो गया। तो यहां पर गामा बराबर बीटा प्लस में आर हो जाएगा, बीटा प्लस में आर, इसीलिए आर बराबर कितना मिल जाएगा, तो आर बराबर मिल जाएगा गामा माइनस बीटा। अब आई तथा आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो म्यू वन गुने आई था, आई का मान हो गया गामा माइनस अल्फा बराबर म्यू टू इंटू आर था, आर का वैल्यू हो गया गामा माइनस बीटा, इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। यहां तक कंप्लीट कर लिए। आगे टर्म देखेंगे, सेकंड तक आ गए हम लोग। तो अब कहता है कि अब यहां पर अल्फा बीटा जो गामा है, यहां चले जाइए कि त्रिभुज इस प्रकार से ओ एम पी में, यहां पर कहता है कि ओ से जो एम आपका है, अगर ये मान लिया जाए कि प्रधान अक्ष ले लिया जाए इसके, तो यहां पर चले जाओगे त्रिभुज ओ एम पी में, फिर चले जाओ त्रिभुज आई एम पी में, फिर चले जाओ त्रिभुज सी एम पी में, सिमिलरली करके यहां से क्या मिलेगा, ले लो आपको, इसको मान लो आधार, ठीक है, ये लंब हो जाएगा और ये पट हो जाएगा आधार, ये हो गया कर्ण। तो क्या मिल जाएगा, tan अल्फा बराबर लंब कितना मिल जाएगा, एमपी, आधार कितना हो जाएगा, पी से ओ। अब कहता है कि एमपी अगर ऊंचाई h मान लिया जाए, ऊंचाई h, तो h कर लोगे बराबर पी से ओ वस्तु है, तो यू हो जाएगा, किधर है, बाईं ओर, तो हो जाएगा माइनस यू।
आगे कहता है कि यदि कोण छोटा हो, यदि कोण छोटा हो तो जो tan अल्फा है वो अल्फा के बराबर है। वहां पे लिखना होगा यदि कोण छोटा हो तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, इसीलिए अल्फा इक्वल टू व्हाट, h बट्टा माइनस यू हो गया। उसी प्रकार से इसमें जाओगे बाबू तो बिट्टा में निकालोगे तो बिट्टा में क्या हो जाएगा, फिर से ऊंचाई आ गया h, ये है हमारा प्रतिबिंब दूरी, तो a हो जाएगा भी, ये भी है बाईं ओर, तो भी हो जाएगा माइनस भी। सिमिलरली बिट्टा का निकालनी है, यहां से चले जाएंगे किसमें, CMP में, तो निकाल लेंगे गामा, गामा में भी मिलेगा h, और ये है वक्रता त्रिज्या, तो ये हो जाएगा r, ये भी है बाईं ओर, तो हो जाएगा माइनस r। तो हमको वैल्यू मिल गया अल्फा का, बिट्टा का और गामा का। यहाँ तक का स्टेप हमने शॉर्ट कर दिया है कि वीडियो लॉन्ग ना आपका हो, ये आप लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से कि त्रिभुज IMP में जाएंगे, tan बिट्टा लेंगे, क्या लेंगे, tan बिट्टा लेंगे, tan बिट्टा बराबर हम लोग करेंगे इतना, tan गामा करेंगे, tan गामा बराबर करेंगे, फिर लिखेंगे कोण बहुत छोटा हो तो tan बिट्टा बिट्टा के बराबर और tan गामा गामा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, तो अल्फा बराबर यहां से हम ब्रैकेट में कर लेते हैं कि अल्फा बिट्टा और गामा का जो यूज है इसे लिखने के लिए कि अल्फा बराबर h बट्टा माइनस यू मिल रहा है, बिट्टा बराबर h बट्टा माइनस भी मिल रहा है, और गामा इक्वल टू h बट्टा माइनस आर मिल रहा है। बाकी हम कर लेते हैं एरेज। यहां तक हो गया आपका, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी आपको शॉर्ट में आपको ज्यादा मिल जाए इसलिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन आप अपने कॉपी पे वीडियो को रोक कर पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आगे देखिए, अब समझना है यहाँ पे कि म्यू1 को रख लिया, अब यहाँ पर लिखना होगा अल्फा बिट्टा गामा का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो म्यू1 हमारा गुने में गामा कितना आपका, गामा है h बट्टा माइनस आर, माइनस में अल्फा है, अल्फा हो गया h बट्टा माइनस में यू है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये यू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर म्यू2, फिर से गामा रखेंगे, गामा का वैल्यू h बट्टा माइनस आर, माइनस बिट्टा का वैल्यू h बट्टा भी माइनस में प्लस में हो जाएगा ऐसा। अब देखिए इसको कर लीजिए, h लोगे कॉमन सबसे तो h हो जाएगा कैंसिल, एक स्टेप समझ में आ रहा है, h हो जाएगा कॉमन लेकर सबसे कैंसिल, तो बचेगा म्यू1 बट्टा माइनस आर प्लस म्यू1 बट्टा यू बराबर म्यू2 बट्टा माइनस आर प्लस में म्यू2 बट्टा भी। अब क्या करोगे, एक टर्म को ले लो इधर, तो इधर से लेते हो तो हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, प्लस वाला को इधर लो तो म्यू2 बट्टा भी माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस में रहने दो, म्यू1 बट्टा यू बराबर, इसको रहने दो म्यू2 बट्टा माइनस आर, क्लियर है, और इधर से इसको ले जाओ तो माइनस से इधर आ जाएगा प्लस में, तो क्या मिल जाएगा म्यू1 बट्टा में आर। अब यहाँ पर टर्म देखो क्या मिल जाएगा, म्यू1 म्यू2 बट्टा भी, अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो म्यू2 बट्टा भी और प्लस हो जाएगा ये माइनस म्यू1 बट्टा यू बराबर, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन यहाँ पर लीजिए तो म्यू2 बट्टा आर प्लस में, और ये हो जाएगा म्यू1 बट्टा आर माइनस में। अब यहां से देखिए माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो हो जाएगा म्यू2 बट्टा, ऊपर टर्म में लिख देते हैं, क्या मिल जाएगा म्यू2 बट्टा भी माइनस म्यू1 बट्टा यू बराबर, उधर आर हमारा एलसीएम आ गया तो आ जाएगा क्या म्यू2 माइनस म्यू1, यही तो करना था, सत्यापित। 5 नंबर आपका हुआ प्रूफ। आइए हम लोग सीखेंगे तीसरा क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम को लिखकर वही हीट ब्रिज में संतुलन की शर्त कैसे सत्यापित करते हैं। किरचॉफ के नियम तो पढ़े होंगे, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक को हम लोग संधि नियम कहते हैं, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, बंद परिपथ का नियम कहते हैं। एक होता है हमारा जॉइंट्स लॉ, दूसरा होता है पॉइंट सर्किट लॉ या क्लोज सर्किट लॉ। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव बनती है इस नियम में। ये किरचॉफ के प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण पे आधारित होता है, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है
वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। और लेंज का नियम भी आपको ऊर्जा संरक्षण पे आधारित रहता है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे अगर क्वेश्चन आता है, 3 ही क्वेश्चन आपके पास बनेंगे कि आपका किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित है और लेंज का नियम किस पे आधारित है। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है आधारित वाला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेना है नियम तो आपका हो गया कि किसी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग जो है विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर नहीं होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसी संधि पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है, अर्थात बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, जो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। दूसरा कहता है किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब समझिए वही टेस्ट वन ब्रिज को संतुलन का शर्त, जिसमें हम लोग को मिलता है P/Q = R/S। अगर ये 5 नंबर में पूछे तो कैसे बनाना है, तो नियम तो आप लिख लेंगे। अब आती है बात डायग्राम की, इसकी डायग्राम की। तो इस प्रकार से आपको एक याद रखिएगा कि ऐसा आपको चतुर्भुज लेना है और यहाँ जो आपका टर्म है ये 4 पार्ट में एक रेजिस्टेंस लगाना है। इतना आप शॉर्ट में दिमाग में रखिए। तो चलिए फिगर को शुरू करते हैं कि इस प्रकार से हमने ले लिया एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, यह आ गया हमारा तीसरा रेजिस्टेंस और इसी प्रकार से आता है हमारा चौथा रेजिस्टेंस। बीच में डाल देते हैं गैल्वेनोमीटर, ये इससे कनेक्ट कर दिए, यहां से पॉइंट आ गया। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से इस प्रकार। अब यह हो गया हमारा EMF, ये प्रतिरोध ले दिए PQRS, क्लियर है। अब इससे यहां से धारा I चलेगी, यहां पर भी धारा I आ जाएगी। यहां से देखिए, अब यहां से कंडीशन, यहीं से फॉर्मूला आपका बनना शुरू हो जाता है। यहां से धारा कितना मिलेगा, I1, यहां से धारा हो जाएगा I2। अब देखिए यहां से I1 हो गया, यहां से I2, तो इस पॉइंट पर जब धारा आएगा तो यहाँ पर भी 2 डायरेक्शन मिलेंगे, तब यहां से धारा कितना बहेगा। तो यदि यहां से धारा निकल जाता है, I1G लेता है, I1G, तो ये कितना धारा लेगा, तो ये लेगा I1 माइनस I1G, कम जाएगा ना। सपोज कर लीजिए इसके पास 20 रुपया, यहाँ पर लिया 40 रुपया। मान लीजिए आपके मम्मा श्री ने 40 रुपया यहाँ दिए, 2 पार्ट में बांट दिए, 20 इधर 20 इधर, क्लियर हो गया। इस पार्ट पर आते हैं, 2 जनों को और दे देते हैं, इसको दे दिए 5 रुपया, तो 20 में से 5 दे दिए, इसको कितना बचा 15। तो 20 कौन था, I1, तो I1 माइनस I1G हो गया। यहाँ कितना धारा आएगा, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर 20 रुपया तो लेकर ही आया, 5 रुपया लेकर ही, तो इसको कितना मिलेगा 25, यहाँ हो जाएगा I2 प्लस I1G, ये धारा का कंट्रीब्यूशन हो गया। और यहाँ फिर से कितना मिल जाएगा I, यही पार्ट आपको समझना है, क्लियर है। माना कि आप इस पार्ट में लिख सकते हैं, माना कि ABCD एक बंद परिपथ है, जिसे एक E विद्युत वाहक बल से जोड़ा गया है, जिससे बहने वाली धारा I है। ए बिंदु पर आकर धारा 2 दिशाओं में I1 I2 में बट जाती है। I1 से चलने वाली धारा B बिंदु पर आकर I1G और I1 माइनस IG में बढ़ जाती है, तथा D बिंदु पर आने वाली धारा I2 आती है, जो आगे चलकर I2 प्लस I1G हो जाती है। और ये C बिंदु पर जो धारा है वो कितना होती है, इस C बिंदु से निकलने वाली धारा फाइनल में I हो जाती है। इतना आप माना की टर्म लिख सकते हैं। आगे समझिए, आगे क्या करेंगे इसमें, तो अब इसमें लेना है बंद परिपथ। तो चलिए सॉल्यूशन में फिगर तो हो गया, अब चलना है बंद परिपथ किसमें चले जाए, तो बंद परिपथ कौन सा नजर आ रहा है, तो बंद परिपथ चलिए ABDA में फिगर देख लेंगे, कहेंगे A इस प्रकार जा रहे हो, यहां से B यहां से आगे, D से यहां से होते हुए, ठीक है, ये पहुंच के A में, बंद परिपथ हो गया। कहता है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो धारा I1 A पॉइंट से इधर कितना आ रहा है I1, प्रतिरोध कितना हो गया P,
यहाँ से डायरेक्शन मोड़ा ले लिए तो आ जाएगा I1G, प्लस में यहाँ से डायरेक्शन देखिए उल्टा है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा I2, प्रतिरोध कितना है R, इक्वल टू विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल होता है तो विद्युत वाहक बल कितना ले लेंगे E, ले लिए E। चलिए इसे मान लिए, अभी फर्स्ट नहीं मानेंगे। अब कहता है संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, या यहाँ पर डायरेक्ट जीरो लेकर सोल्व करेंगे, क्या ले लेते हैं जीरो, तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा संतुलन की स्थिति में, लेकिन लेना होगा ई, आपको ई से ई दोनों कंडीशन में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर संतुलन की स्थिति में हो जाएगा कि जहां जहां गैल्वेनोमीटर है वहां वहां धारा कितना विक्षेप देगा जीरो। अब हो जाएगा जब ये जीरो तो हो जाएगा हमारा I1P बराबर I2R, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाइए बंद परिपथ। बंद परिपथ किसमें आ जाओगे बाबू, बंद परिपथ आ जाओ B C D B में, बंद परिपथ B C D B में। यहाँ कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से देखो जो B से C के क्रम में धारा है वो कितना है I1 माइनस I1G, प्रतिरोध कितना है Q। डायरेक्शन देखिए यहाँ से धारा इधर जा रहा है, हम अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, साइन क्या ले लेंगे माइनस, कितना मिलेगा यहाँ हो जाएगा I2 प्लस I1G, प्रतिरोध कितना है यहाँ S। चलिए यहाँ से डायरेक्शन फिर से उल्टा माइनस जा रहा है, फिर से हो जाएगा माइनस I1G इक्वल टू जीरो, इसमें भी लो। अब इसको पहले सोल्व करो, I1Q माइनस I1G, Q माइनस में I2S माइनस में I1GS माइनस I1G इक्वल टू जीरो। फिर से ले लो, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू जीरो, गैल्वेनोमीटर से जो धारा जाएगी वो कितनी हो जाएगी शून्य हो जाएगी। तो जहां जहां G नजर आए वहां G मिचलाए, क्लियर, अर्थात शून्य हो जाए, तो बचेगा कितना I1Q बराबर I2S, इक्वेशन हो गया सेकंड। तो फर्स्ट में मिला I1P बराबर I2R, सेकंड मिल गया I1Q बराबर I2S। यहां तक क्लियर है। अब आ जाइए सेकंड के बाद जो है क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को भाग कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो, भाग कर लो। तो भाग करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो I1P बट्टा यहाँ से मिलेगा I1Q बराबर I2R, यहाँ से मिल जाएगा I2S। I2 खत्म हो गया, मिल गया कितना P बट्टा Q बराबर R बट्टा S। यही तो हमें करना था, प्रूव्ड। ये हो गया आपका कंप्लीट। 3 क्वेश्चन हम लोग सीखे। आइए सीखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका है कि रेडियो सक्रियता में रेडियो धर्मियता के लिए आप लोग पढ़े होंगे, सिद्ध करे n बराबर n0 इंटू e की पावर माइनस लैम्डा t होता है, कैसे। हेडिंग लगा लीजिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए उसमें क्षय नियतांक में सिद्ध करे कि n बराबर n0 इंटू e के पावर माइनस लैम्डा t, क्या मिलेगा n बराबर n0 इंटू e के पावर माइनस लैम्डा t होता है, कैसे। क्लियर है।